Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम एवरीवन। आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एसटी 44 बीपी। बेसिकली आज हम इसकी इंग्लिश सेक्शन पे डिस्कशन करेंगे। हम जो डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक की क्वेश्चंस पे अभी हम करने वाले हैं डिस्कशन। तो सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आपको काफी नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। क्लास के दौरान आप उन्हें राइट डाउन करते रहिए। वो कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो प्रीवियसली एग्जाम में आ चुके हैं, तो उनके अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनने वाले हैं। तो आइए शुरुआत कर देते हैं आज के इस न्यू जर्नी की और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाला है। आज के इस सेशन के बेस पे हम क्या खास सीखने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा फिल इन दी ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सामने है। अब यहाँ पे क्या है, आपको इस फिलर में एक अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है, जो भी हो सकता है। हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट इज डैश। अब यहाँ पे इट इज डैश की जगह पे क्या होना चाहिए? इट्स वॉलेटाइल, ड्यूक्टाइल, फ्रेजाइल और फ्रिगिल। देखो, सबसे पहले ये समझिए कि फ्रेजाइल का मीनिंग क्या होता है। फ्रेजाइल का जो मीनिंग होता है वो होता है भंगुर। भंगुर मतलब क्या हो गया? भंगुर मतलब कमजोर, कमजोर से रिलेट कर सकते हैं। कमजोर या टूटने योग्य। जैसे ग्लास है, कांच का ग्लास है, जमीन पे डाला बिखर गया, तो वो क्या है? भंगुर है, फ्रेजाइल है। अब यहाँ पे ग्लास टेबल की अगर बात हम कर रहे हैं तो वो भी क्या है? कहीं ना कहीं फ्रेजाइल है, भंगुर है। ठीक है, आंसर हमारा बिल्कुल थर्ड पार्ट जाने वाला है। बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें, जैसे वॉलेटाइल वर्ड लिखा हुआ है, वॉलेटाइल का बेसिक जो मीनिंग होता है दैट इज फुर्तीला। वॉलेटाइल का बेसिक मीनिंग क्या होता है? फुर्तीला, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, फुर्ती है, उसको हम वॉलेटाइल से रिलेट कर सकते हैं। ड्यूक्टाइल, ड्यूक्टाइल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है तन्य। तन्य मतलब जिसमें काफी तन्य है, तनाव है, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं ड्यूक्टाइल को। ठीक है, और अगर मैं बात करूं फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है बेसिकली मितव्ययी। मितव्ययी समझ रहे हैं ना? मतलब कम खर्च करने वाले इंसान को बोलते हैं हम फ्रूगल। तो आप सीधे सीधे इस स्टेटमेंट में जो फिलर में फिल कर सकते हैं दैट इज व्हाट? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल वुड बी द करेक्ट आंसर। आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाने वाला है, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का आंसर 100% करेक्ट है। आइए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अगेन हमारा फिलर का क्वेश्चन है। अब यहां पे अगर हम देखें, वी मस्ट डैश हेल्प टू दी होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। देखो ध्यान से समझना, वी मस्ट डैश हेल्प टू दी होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। अब यहाँ पे डैश की जगह पे इस फिलर में क्या हो सकता है? रेंडर हो सकता है, कंट्रीब्यूट हो सकता है, डोनेट हो सकता है, एग्जर्ट हो सकता है। बेसिकली क्योंकि आगे हेल्प लग गया है तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो रेंडर ही जाने वाला है। सबसे अच्छा ऑप्शन रेंडर जाने वाला है। रेंडर का मतलब क्या होता है वैसे? प्रस्तुत करना, प्रदान करना, कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम रेंडर को। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है हमारा वो ए पार्ट है। और कंट्रीब्यूट तो सहयोग हो गया, वी मस्ट कंट्रीब्यूट हेल्प। कंट्रीब्यूट इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर हम मस्ट के साथ में यूज कर रहे हैं तो। डोनेट हेल्प, भाई डोनेशन अपने आप में दान हो गया, अब डोनेट हेल्प कैसे करेंगे आप? ठीक है, अगेन ये रॉन्ग हो गया। एग्जर्ट, एग्जर्ट का मीनिंग बेसिकली होता है सार तत्व निकालना, सार तत्व निकालना। दिस इज कॉल्ड एग्जर्ट। अब यहाँ पे सार तत्व निकालने की किसी चीज की बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, आंसर आपका जो जाने वाला है दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है।
हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए, क्या होना चाहिए। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे अच्छा करने का तरीका क्या है, हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देख लें क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट वाला ऑप्शन सी से स्टार्ट है, सेकंड वाला ऑप्शन बी से स्टार्ट है, थर्ड वाला ऑप्शन डी से स्टार्ट है और फोर्थ वाला ऑप्शन ए से स्टार्ट है। मतलब अगर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट मिल गया तो हमारा आंसर वहीं पे आ जाएगा। अगर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट मिल गया तो हमारा आंसर वहीं पे आ जाएगा। बिल्कुल प्यार से समझिएगा। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं थोड़ा सा अच्छे से, प्यार से। बेसिकली हाउएवर, देखो हाउएवर से हम स्ट्रक्चर की शुरुआत करेंगे नहीं, ये तो गलत ही हो जाएगा। द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो ये एक जनरल या कॉमन स्ट्रक्चर हो सकता है, फर्स्ट नहीं हो सकता। ए वाले से नहीं शुरुआत कर सकते, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दे से हम शुरुआत नहीं करेंगे स्ट्रक्चर की तो फर्स्ट वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं। अब या फिर हम शुरुआत करेंगे इसकी किससे, ए से नहीं कर सकते, सी से नहीं कर सकते, मतलब बी होगा या डी होगा। सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम द पॉलिसी मेकर्स। सो मतलब पहले कोई बात हो चुकी है, डी वाला भी पहले नहीं हो सकता। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने ज्यादा मेहनत की नहीं है और मेहनत किए बिना ही हमारे सामने आंसर आ चुका है। मेहनत किए बिना ही हमारे सामने आंसर आ चुका है, क्योंकि हमें यह समझ आ गया कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बी पार्ट है। और जैसे ही हमें फर्स्ट ऑप्शन मिला, हमारा पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने है। हाँ, हमें एक बार अरेंज करके जरूर देखना है इसे, ठीक है। लेकिन इस तरीके से अगर आप एग्जामिनेशन में करेंगे तो पहली चीज तो आप इन टाइम कर पाएंगे स्ट्रक्चर को, जल्द से जल्द आप सही आंसर तक और सटीक आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो हमेशा याद रखो, ऑप्शन के बेस पे करो, जल्दी कर पाओगे। अब यहां से अगर हम देखें, द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। जनरल ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो फ्रेम्ड पॉलिसीज हैं उसमें क्या करना, उनको क्या करना, उसमें गलतियां निकालना, कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं। बी के बाद हम डी पे चले गए। सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम द पॉलिसी मेकर्स। इसलिए लोग क्या करते हैं कि ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं, किसको, पॉलिसी मेकर्स को। सी हो गया थर्ड वाला। दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर देयर स्लो प्रोग्रेस, एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स एंड मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ। वो ब्लेम करते हैं किसको, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, किस चीज के लिए, फॉर देयर स्लो प्रोग्रेस। जो उनकी स्लो प्रोग्रेस है, उन लोगों की जो स्लो प्रोग्रेस है, उसके लिए वो ब्लेम करते हैं किसको, गवर्नमेंट को। एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स एंड मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ, क्योंकि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी खुद की लाइफ में। सी के बाद हम चले गए ए पे, फोर्थ वाला। However, they ignore the truth that progress and success are proportional to the labor they put in। लेकिन वो इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कहीं ना कहीं कि जो प्रोग्रेस है, सक्सेस है, वो कैसे मिलती है, जब हर इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जब एफर्ट लगाता है, मेहनत करता है, उसका रिजल्ट होता है प्रोग्रेस एंड सक्सेस। समझ गए ना। तो आप ध्यान से देखें तो सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है हमारा, दैट वुड बी बी पार्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे। अगेन हमारे सामने रीअरेंजमेंट का सेक्शन है। अब देखो यहाँ पे सी और बी, ये श्योर है कि ए और डी से स्टेटमेंट की शुरुआत होगी नहीं। अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि सबसे पहले सी से शुरुआत होगी या बी से शुरुआत होगी। जैसे ही आप एक ऑप्शन को पकड़ लेंगे, सी और बी में से कोई एक, जैसे ही आपको पता चलेगा, दो ऑप्शंस आपके तुरंत एलिमिनेट हो जाएंगे। ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। दिस चेंज मतलब पहले कोई बात हो चुकी है। अगर दिस चेंज लिखा है मतलब पहले कोई बात हो चुकी है, मतलब यहां से हम
बी वाले जो ऑप्शंस हैं उनको हटा सकते हैं, मतलब सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, बी से शुरुआत नहीं करेंगे, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ये क्रॉस हो गए भाई, ये क्रॉस हो गए क्योंकि दोनों बी से स्टार्ट है। अब कहानी क्या है, कहानी कुछ ऐसी है, सी के बाद आपको बी मिलेगा या ए मिलेगा, सी के बाद आपको बी मिलेगा या ए मिलेगा। सबसे पहले सी वाला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे इसके बाद बी आना चाहिए या ए आना चाहिए, ठीक है। The growth of population, the growth of population refers to the change in the number of inhabitants of the country. पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है कि कंट्री में जो रहने वाले निवासी हैं उनमें जो ग्रो हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। तो बिल्कुल सी वाला फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। अब हमें यह देखना है सी के बाद ए आएगा या बी आएगा, ठीक है। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। अब देखो, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज, और चेंज से चेंज को जब हमने रिलेट किया तो हमें समझ आया कि ये सेकंड वाला ही स्ट्रक्चर होगा, सी के जस्ट बाद बी आएगा, और अगर सी के जस्ट बाद बी आएगा तो भाई हमारा बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये भी नहीं हो सकता। अब एक ही ऑप्शन हमारे सामने बच रहा है, दैट इज ए पार्ट। ए पार्ट ही होने वाला है, सी के बाद बी पे जाएंगे हम लोग। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। पहला, the first in term of absolute numbers, the first in terms of absolute numbers and second in terms of percentage change। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट नंबर्स में इस चेंज को देख सकते हैं, दूसरा हम परसेंटेज में देख सकते हैं इसको, जो भी परसेंटेज में ग्रो हुआ, बढ़ा घटा कुछ ऐसा। डी के बाद हम ए पे चले गए। हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर। तो अब हमारा जो सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर जा रहा है वो जा रहा है CBDA, मींस फर्स्ट पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का आंसर आ रहा है। अगला स्टेटमेंट है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब इस सेंटेंस में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, वो सेगमेंट जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। एक बार देखिए, आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। अब ध्यान से समझना कि जब मैं सिर्फ 5 साल का था तो मैं तेजी से स्विम कर सकता था, ऐसे कुछ बोला जा रहा है, ठीक है। जब मैं 5 साल का था तो मैं तेजी से स्विम कर सकता था। अब ध्यान से समझना, 5 साल का था, पास्ट है ना, क्या है, पास्ट है, तो ये प्रेजेंट कैसे होगा? उस टाइम पे ही स्विम तेजी से कर सकता था ना, तो आई कैन स्विम होना चाहिए या आई कुड स्विम होना चाहिए? इट शुड बी कुड इन प्लेस ऑफ कैन, कुड होना चाहिए ना। और अगर कुड होना चाहिए तो जिस पार्ट में कैन मिल रहा है बीमारी वहीं छुपी हुई है, मीन्स अल्टीमेटली 100% हमारा जो आंसर जाने वाला है दैट वुड बी बी पार्ट, सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, वो सेगमेंट देखना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर आपकी छुपी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगेन एरर डिटेक्शन का ही क्वेश्चन है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। अब देखो ध्यान से समझना, अगर मैं वन ऑफ द के स्ट्रक्चर की बात करूं, ध्यान से समझना, वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ द के साथ आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब कैसी आती है इसके साथ, तो सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है।
अब यहां से अगर हम देखें, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल, हैव कैसे आएगा प्रभु? हैव कैसे आएगा? हैव को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? हैज से रिप्लेस करना पड़ेगा, तब ये स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। यस और नो? अब स्ट्रक्चर क्या गया हमारा? वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैज बीन सेलेक्टेड for the national badminton championship. This would be the correct structure. आंसर हमें have को has से रिप्लेस करने पे मिलेगा। have को has से रिप्लेस करेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। आंसर ए पार्ट जाने वाला है, और जो भी ए पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब यहां पे क्या है, ये गिवन इडियम क्या है? टू टेक फ्रेंच लीव। अब दिमाग में आ रहा होगा ये फ्रेंच लीव, टू टेक फ्रेंच लीव, ये फ्रेंच लीव कैसी लीव होती है बताओ जरा। वेलकम द होस्ट, एक्नॉलेज द होस्ट, लीव विद रिटन परमिशन, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। भाई यही होती है फ्रेंच लीव, बिना किसी पूर्व जानकारी के, बिना किसी इंटीमेशन के छुट्टी ले लेना। दिस इज कॉल्ड टू टेक फ्रेंच लीव, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला है, बिल्कुल डी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं। सो टू टेक फ्रेंच लीव का मीनिंग क्या हो गया? लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। आगे बढ़ जाते हैं, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आपके पास एक गिवन इडियम है, उसका अप्रोप्रिएट आपको मीनिंग बताना है, और ये इडियम क्या है? अ हार्ड नट टू क्रैक। प्यारा सा इडियम है, और कई बार एग्जाम में ये आ चुका है, कई पेपर्स में आप अब इसको देख सकते हैं, ठीक है। So easily encouraged, easily disappointed, a difficult problem, not restrained. एक्चुअल में अ हार्ड नट टू क्रैक को आप रिलेट कर सकते हैं किससे? अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम से। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो बड़ी डिफिकल्ट है, बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उसको आप हार्ड नट टू क्रैक से रिलेट कर सकते हैं। कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, कोई भी डिफिकल्टी है, उससे आप इसे सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाएगा, थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। आगे बढ़ जाते हैं, एक्सर्डस। अब देखो प्यारा सा वर्ड है एक्सर्डस। अब यहां पे क्या है, एक्सर्डस वर्ड का आपको चाहिए एंटोनिम। एंटोनिम होना क्या चाहिए आपको ये बताना है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं एक्सर्डस वर्ड की बात करूं तो इसका मतलब होता है पलायन। पलायन एक ऐसे आप समझ सकते हैं इसको, जैसे एक ग्रुप है पूरा, कई लोगों का एक साथ पलायन हो गया, कहीं से कई लोग का एक पूरा ग्रुप कहीं से निकल गया, चला गया, इसको बोलते हैं एक्सोडस। मतलब जो एक ग्रुप डिपार्चर है उसको हम एक्सोडस से रिलेट कर सकते हैं। और डिपार्चर का अपोजिट क्या होगा? अराइवल। देखो सीधी सी बात है, आगमन। प्रस्थान का अपोजिट क्या है? आगमन, ठीक है। तो एक्सोडस का अपोजिट, हमसे तो एंटोनिम पूछा गया ना, अपोजिट। अगर सेनोनिम पूछा जाता तो डिपार्चर होता, और एंटोनिम पूछा गया है तो अराइवल हो जाएगा। एंटोनिम पूछा गया है तो अराइवल हो जाएगा, और आंसर हमारा जाएगा डी पार्ट। डी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। एग्जिट, रिफंड, डिपार्चर ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्विजेंट बहुत ही प्यारा वर्ड है। क्विजेंट वर्ड का भी आपको क्या चाहिए? एंटोनिम ही चाहिए। देखो बेसिकली होता क्या है कि इस तरह के वर्ड्स जब आते हैं ना, तो क्योंकि हमने पहले इन्हें देखा नहीं होता है, इसलिए हमें क्या लगते हैं, ये वर्ड नए लगते हैं। यस और नो? ये रिपीटेड वर्ड है, बार बार आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? लिख लेना है। देखो सबसे पहला काम, हम किस चीज से सबसे ज्यादा बचते हैं? हम राइट करने से बचते हैं। सबसे बड़ा दर्द यही है
कि हम राइट करने से बचते हैं, हम लिखने से बचते हैं हमेशा। तो इस काम से नहीं बचना है, लिखने से नहीं बचना है आप लोगों को, आप राइट कर लीजिए। अगर मैं प्रेजेंट वर्ड की बात करूं तो इसका मतलब होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब पैसिव हो गया, निष्क्रिय मतलब पैसिव हो गया, यस और नो। अब निष्क्रिय से अगर हम इसे रिलेट कर रहे हैं तो इसका अपोजिट चाहिए भाई। पैसिव का अपोजिट क्या हो गया? एक्टिव हो गया। पैसिव का अपोजिट क्या हो गया? एक्टिव हो गया। पीसफुल, नो चांस, डिजेक्टेड, बहुत ही प्यारा वर्ड है। डिजेक्टेड का बेसिक मीनिंग होता है हारा हुआ, हताश, निराश, कुछ ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं डिजेक्टेड को, हारा हुआ, हताश या निराश। अब अगर हम बात करें इनडिफरेंट की, मतलब साधारण, मामूली से आप रिलेट कर सकते हैं इसको। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्लिगेटरी, देखो ऑब्लिगेटरी अगर हम वर्ड की बात करें, इसका सिनोनिम हमें चाहिए। बेसिकली ऑब्लिगेटरी वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है अनिवार्य। ऑब्लिगेटरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अनिवार्य हो गया। मतलब आप मैंडेटरी से इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेटरी को आप सीधे सीधे मैंडेटरी से रिलेट कर सकते हैं। यहां से ही अगर हम अदर वर्ड्स की बात करें, लाइक रेकलेस, रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। रेकलेस लापरवाह हो गया। अगर मैं अग्रेसिव की बात करूं तो इसका मतलब क्या हो गया? आक्रामक। अग्रेसिव क्या हो गया? आक्रामक। कोई भी बंदा अग्रेसिव है मतलब आक्रामक टाइप का इंसान है, यूजलेस, बेकार हो गया। तो ऑब्लिगेटरी को आप मैंडेटरी से सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है, थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं अगले वर्ड की, सिंटलेटिंग, बहुत ही प्यारा वर्ड है। सिंटलेटिंग वर्ड का मीनिंग क्या होगा? आपको क्या बताना है? इसका सिनोनिम ही बताना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ सिनोनिम बताना है। सिंटलेटिंग वर्ड का सिनोनिम क्या होने वाला है? बेसिकली अगर मैं इस पर्टिकुलर वर्ड की बात करूं, ध्यान से समझना इस चीज को, जो सिंटलेटिंग होता है इसका मतलब होता है बहुत शानदार। सिंटलेटिंग वर्ड का जो बेसिक मीनिंग होता है वो क्या होता है? बहुत शानदार, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे ऑप्शंस की, इसके जो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है वो क्या हो सकता है? जैसे ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग का मतलब क्या हो गया? शानदार हो गया। वैसे आंसर भी यही जाएगा, ग्लिटरिंग का मीनिंग शानदार हो गया और आंसर भी यही जाएगा हमारा। बोरिंग, उबाऊ हो गया। फ्लैटरिंग मतलब चापलूसी करने वाला हो गया। अब मैं अगर बात करूं स्टिंजिंग, स्टिंजिंग को अगर मैं रिलेट करूं तो डंक मारना। स्टिंजिंग मीन्स डंक, स्टिंग मीन्स क्या होता है? डंक मारना। तो डंक मारना कुछ ऐसे, या डंक मारने वाला, कुछ ऐसे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। अब सिंटलेटिंग को हम सीधे सीधे ग्लिटरिंग से रिलेट करेंगे और हमारा जो आंसर जाने वाला है एक्चुअल में, दैट वुड बी ए पार्ट। फर्स्ट पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एग्जॉस्ट, एग्जिबिट, एक्सेल और एक्सट्रैक्ट। देखो बेसिकली अगर हम देखें तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें, मतलब 3 रॉन्ग है एक ही करेक्ट है, 3 रॉन्ग है एक ही करेक्ट है। जानना क्या जरूरी है? जानना जरूरी है पहली चीज तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, दूसरी चीज जो रॉन्ग है वो करेक्ट क्या होंगे। भाई कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, प्रॉपर पोस्टमार्टम करना जरूरी है कहीं ना कहीं इसका। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले जो करेक्ट वर्ड है वो है एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब होता है
प्रदर्शित करना। एग्जिबिट से ही एग्जीबिशन बना है, प्रदर्शित करना, शो करना, समझ गए ना? एग्जिबिट, प्रदर्शित करना। अब अगर मैं बात करूं अदर वर्ड की, लाइक एक वर्ड होता है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट होता है HAUST, EXHAUST। एग्जॉस्ट का मतलब होता है थकना। एग्जॉस्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा? थकना। ओ की जगह ए आ जाएगा यहां पे। और अगर मैं बात करूं एक्सहेल की, एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना। जैसे इनहेल का मतलब क्या होता है? सांस अंदर लेना। एक्सहेल मीन्स क्या होता है? सांस बाहर छोड़ना। समझ गए ना? तो एक्सहेल मतलब क्या होता है? सांस बाहर छोड़ना, एक्सहेल करना। ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक्सट्रैक्ट की, अभी अभी हमने एक्सट्रैक्ट वर्ड देखा था। एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? ट्रैक्ट, TRACT, EXTRACT, ये सी लिखा है प्रभु, ठीक है, ध्यान देना। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सार तत्व किसी चीज का निकालना, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट। ठीक है। तो बाकी सारा पोस्टमार्टम हो गया, पूरी तरह से समझ आ गया सभी को? वेरी गुड, वेल डन। आंसर हमारा बी पार्ट जाने वाला है। सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा होगा भाई? ह्यूमिलिएशन, बकेट, सरकाज्म और रिटेलिएट। देखो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फिर बताना है हमको, मतलब 3 रॉन्ग, एक बताना है, मतलब 3 रॉन्ग है। सबसे पहले सरकाज्म जो वर्ड है ये बिल्कुल करेक्ट है, और इसका मतलब होता है व्यंग। व्यंग समझ रहे हैं ना? व्यंग्य से रिलेट कर सकते हैं, व्यंग्य, किसी के ऊपर सरकाज्म करना, व्यंग्य करना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे होते हैं ना कुछ सरकाज्म करना, हाँ हाँ ठीक है, हाँ जानते हैं कितने इंटेलिजेंट, पता है सब पता है, समझिए ना, इस तरह के सरकाज्म करना। अब अगर मैं बात करूं अदर वर्ड्स की, लाइक ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन तो डबल एल नहीं होगा, एक ही एल होगा, HUMUILIATION, ह्यूमिलिएशन, कुछ ऐसा जाएगा आपका। बकेट वर्ड की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी BOUQUET, BOUQUET। तो मतलब QUET, ये TE बाद का जो लिखा हुआ है ये गलत है, BOUQUET कुछ ऐसा जाएगा। रिटेलिएट बहुत ही प्यारा वर्ड है, रिटेलिएट, रिटेलिएट मतलब आई पहले आ जाएगा और ए बाद में जाएगा, और स्पेलिंग जाएगी कुछ ऐसी, रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है कहीं ना कहीं प्रतिकार करना। क्या होता है? प्रतिकार करना, जवाबी कार्यवाही करना, एक टाइप से बदला लेना, जवाब देना, कुछ ऐसे आप रिटेलिएट को रिलेट कर सकते हैं। सबसे अच्छा प्यारा जो वर्ड है आपका, जो बिल्कुल सही है स्पेलिंग में, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपका थर्ड पार्ट जाएगा, सरकाज्म जाएगा करेक्ट वर्ड। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां से अगर हम देखें, सेलेक्ट द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखो आपको इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है, किसकी? इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी? He said to the hotel receptionist, he said to the hotel receptionist, can you tell me the tariff of rooms, can you tell me the tariff of rooms। अब यहां पे said to को हम asked में बदलेंगे, ऑफ कोर्स asked में बदलेंगे, asked वाला ऑप्शन हो गया। इंक्वायर्ड भी हो सकता है कुछ केसेस में, लेकिन कैन का कैन तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा। यहां भी कैन लिखा हुआ है, कैन को कुड में बदलेंगे भाई, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट वाला भी। अब यहाँ पे कैन कुड है ही नहीं, कुछ भी टू से स्ट्रक्चर जोड़ रहे हैं, अगेन ये गलत हो गया हमारा। एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट हो सकता है, दैट इज डी पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है,
फोर्थ पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर जाएगा। और स्ट्रक्चर क्या है? ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट, ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ he could tell him the tariff of rooms, if he could tell him the tariff of rooms। अच्छा, यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वो कौन है, वो मेल है या फीमेल है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो रहा। हाँ, प्रेफरेंस की अगर हम बात करें, जब भी इंडेफिनिटी का केस होता है तो मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम एलिमिनेट करते हुए पहुंचे भी डी ऑप्शन पे ही है, तो आंसर हमारा डी पार्ट जाएगा। और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है ना, ये वाला सेगमेंट, इसको आपको रिप्लेस करना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, किससे रिप्लेस कर सकते हैं? द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। देखो, जब भी हम एज वेल एज की बात करते हैं, सबसे पहली चीज एज वेल नहीं, एज वेल एज आएगा। तो पहली चीज तो ये नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। विद द प्लेयर्स एज वेल एज को विद या ऑल्सो से तो हम रिप्लेस करेंगे नहीं। सबसे अप्रोप्रिएट जो स्ट्रक्चर हमारा जाने वाला है यहाँ पे, दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर जाने वाला है। और ये स्ट्रक्चर क्या जाने वाला है, ध्यान से समझो। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। अब यहां वॉज क्यों आ रहा है, वर क्यों नहीं आ रहा है? भाई, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करोगे ना, ध्यान से समझना। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करोगे ना। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? कैप्टन। और फर्स्ट सब्जेक्ट कैप्टन है तो इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। कैप्टन सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और वर्ब सिंगुलर आएगा तो आंसर आपका बी पार्ट जाएगा। सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। अगला, द डायरेक्टर विल अग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। देखो, ध्यान से समझना, अग्री विद someone, agree to something। क्या ये कहानी समझ आ रहा है? एग्री विद समवन, एग्री टू समथिंग, मतलब अगर आप सहमत हैं किसी पर्सन से तो आप अग्री के साथ क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे। और अगर आप सहमत हैं किसी पॉइंट से, किसी चीज से, कुछ भी हो सकता है, वो किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, कोई प्रपोजल हो सकता है, कोई ओपिनियन हो सकती है, कोई एडवाइस हो सकती है, कोई सजेशन हो सकता है, उस केस में आप अग्री टू का यूज करेंगे। नाउ यहां पे बात हो रही है प्रपोजल की, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग। प्रपोजल की बात हो रही है ना, प्रपोजल समथिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। पर्सन की बात होती, यू आर अग्री विद मी, यू आर अग्री टू माई ओपिनियन। समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या कह रहा हूं? आई थिंक सभी को समझ आ रहा होगा। तो अब यहां से अगर हम देखें तो अग्री विद नहीं जाएगा, और विद नहीं जाएगा तो नो इंप्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है। अब अग्री के साथ ऑन और बाय भी आएगा नहीं, अग्री विद आएगा या टू आएगा। अग्री विद समवन, अग्री टू समथिंग। तो भाई आंसर क्या जाने वाला है? आंसर तो सेकेंड पार्ट ही जाने वाला है ना, आंसर तो सेकेंड पार्ट ही जाने वाला है, और कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास। और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल 100% करेक्ट, उन सभी का सिक्सर लग रहा है, बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब देखो, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, इसका आपको पैसिव स्ट्रक्चर बताना है क्या होगा। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कीप्स लिखा हुआ है, कीप्स का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, यस और नो? ये जो कीप्स लिखा हुआ है इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है।
और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है तो वॉज और हैज वाला ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, वॉज और हैज वाला ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया। वर्क को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आर भी नहीं आएगा। द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर, द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। आंसर आपका ए पार्ट जाने वाला है, फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, वो जो सुना नहीं जा सकता। एक वर्ड में क्या बोलेंगे, इनफॉलिबल, इनऑडिबल, ऑडिबल, इर्रिवोकेबल। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें, अगर ऐसा कुछ जो सुना ही नहीं जा सकता वो तो इनऑडिबल होगा ना, अश्रव्य की कैटेगरी में आ गया। अश्रव्य मतलब जो सुना नहीं जा सकता, ठीक है। और अगर मैं इनफॉलिबल की बात करूं, देखो इनफॉलिबल का जो बेसिक मीनिंग होता है, इनफॉलिबल को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब हो गया दोष रहित, दोष रहित, दोष रहित, अचूक, जिससे गलती नहीं होती, दोष रहित, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इर्रिवोकेबल, जैसे कुछ नियम है जो बदले नहीं जा सकते, इर्रिवोकेबल नियम है, मतलब अडिग, अडिग या जो अटल है। इर्रिवोकेबल क्या है, जो बदल नहीं सकता, अडिग है, अटल है, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो जाएगा वो थर्ड पार्ट जाने वाला है हमारा, इनऑडिबल वुड बी देयर फॉर वन वर्ड और दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन, अ सॉन्ग संग एट अ ब्यूरल, मतलब किसी की मृत्यु पे जो गीत गाया जा रहा है, मृत्यु होने पे उसकी ब्यूरल पे, उसके उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे। सबसे पहली चीज ये समझिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है डिस्ज, जो इसका मतलब होता है शोक गीत, शोक गीत, ऐसा शोक गीत जो किसी की ब्यूरल पे गाया जाता है, ठीक है। शोक गीत से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। आंसर आपका क्या जाने वाला है, डी पार्ट जाने वाला है आंसर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अदर ऑप्शंस की, लाइक सोनेट, सोनेट का मतलब क्या होता है, 14 पंक्तियों की जो कविता होती है उसको हम सोनेट बोलते हैं, ठीक है। 14 पंक्तियों की जो कविता होती है, 14 लाइंस की जो पोएम होती है, उसको हम सोनेट बोलते हैं। अगर हम बात करें बैलेड की, बैलेड मीन्स क्या होता है, प्रेम गीत होता है, प्रेम गीत, बैलेड क्या होता है, प्रेम गीत होता है। और हैम की बात करें तो हैम मतलब जैसे देव स्तुति, देव स्तुति से आप हैम को रिलेट कर सकते हैं, देव की जो स्तुति की जा रही है उससे आप हैम को रिलेट कर सकते हैं। तो आपका जो जो भी स्तुति की जा रही है, जैसे जो हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उसमें जो स्तुति हो रही है उससे आप रिलेट कर सकते हैं हैम को। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा वो जाएगा डी पार्ट, बिल्कुल डी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। अगले सेक्शन की ओर हम बढ़ रहे हैं भाई, और जो अगला सेक्शन है हमारा वो है किस चीज पे बेस, क्लोज टेस्ट पे बेस है सेक्शन हमारा। यहाँ पे बात हो रही है कम्युनिकेशन की। एक बार पहले देख लेते हैं कि क्लोज टेस्ट आखिर क्या क्या रहा है, उसके बाद आंसर्स की ओर बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन, it can be learned by our dash efforts. Today success in our professional life depends on our dash to read, write and speak well, which results in the effective communication. Barriers dash communication hinder the communication progress. It is very important to dash these barriers to that so that the transmission of the message can be smooth. कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के रोल पे बात की गई है यहाँ पे कि आज की लाइफ में कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, और बैरियर्स को कम करने की बात की गई है जिससे कि कम्युनिकेशन को स्मूदर बनाया जा सके, ठीक है। हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ की प्रोग्रेस है वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड है किस पे, हमारे कम्युनिकेशन पे। फर्स्ट फिलर के लिए हमारा आंसर क्या होगा, कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन।
बेटर, टोटल, विटल और लाइफलेस। सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो क्या है? विटल। विटल का मतलब होता है क्या? महत्वपूर्ण। कम्युनिकेशन प्लेज अ विटल रोल, मतलब कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। आगे अगर हम देखें सेकेंड फिलर, इट कैन बी लर्नड बाय डैश एफर्ट्स, अनक्लियर, कॉन्शियस, कॉन्ट्रडिक्टरी और इंपॉर्टेंट। देखो यहां पे सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है कॉन्शियस, मतलब जो सचेत हमारी एफर्ट्स हैं, जो जागरूक हमारी एफर्ट्स हैं, उसके थ्रू हम इसको लर्न कर सकते हैं। अब अनक्लियर अस्पष्ट हो गया, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो गया, कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब परस्पर जो विरोधी, उसको आप कॉन्ट्रडिक्टरी से रिलेट कर सकते हैं। आंसर आपका बी पार्ट जाएगा। थर्ड ऑप्शन को अगर हम देखें, टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर डैश टू रीड, वैरायटी, एजिलिटी, फैसिलिटी और एबिलिटी। यहां पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन जाएगा वो जाएगा एबिलिटी। एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब अगर मैं बात करूं एजिलिटी वर्ड की, देखो एजिलिटी भी काफी प्यारा वर्ड है, और एजिलिटी को अगर मैं रिलेट करूं तो एजिलिटी का मतलब बेसिकली फुर्ती होता है, जो जोश या फुर्ती है किसी के अंदर, उसको हम रिलेट कर सकते हैं एजिलिटी से। अब वैरायटी, फैसिलिटी ये तो गलत ही हो जाएगा, आंसर डी पार्ट जाएगा। चल 99 नंबर का आपका क्वेश्चन है, बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोग्रेस, बैरियर्स अगेंस्ट, बाय, टू और फ्रॉम। देखो बैरियर्स के साथ जो आपका प्रोपोजिशन आएगा वो टू जाएगा। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के वो हिंडर करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। इट इज, तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा चला गया सी पार्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश these barriers so that the transmission of message can be smoother. It is, अब देखो ध्यान से समझना, it is very important to dash these barriers, strengthen, overcome, create, succeed। अब यहाँ पे ओवरकम करने की ही बात होगी कहीं ना कहीं बैरियर्स को। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम these barriers so that the transmission of message can be smooth। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा। सो इसी के साथ आज का एसटी डिस्कशन होता है कंप्लीट। आई होप आज के सेशन से आपने काफी नए नए वर्ड्स और कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.